नमस्कार। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। भारत की संसद के लिहाज से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि 75 साल तक भारत की संसद जिस भवन में लग रही थी, अब वहां से नए भवन की तरफ पहुंच गई है। जी हां, अब नए भवन में भारत की संसद लगना शुरू हो गई है। आज पहला दिन था और पहले दिन अगर बात करें तो सेंट्रल हॉल, ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल, वहां पर भाषण हुआ। सबसे पहले अगर देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में जिन लोगों ने एक लंबा वक्त बिताया है, उनको संबोधन देने का मौका मिला। प्रधानमंत्री थे, उपराष्ट्रपति थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा बताएंगे आपको विस्तार से, और किस तरीके से नई संसद का स्वरूप निकलकर सामने आ रहा है, और महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने को लेकर किस तरीके से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। आज के मुद्दे में करेंगे विस्तार से चर्चा। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र व्यास जी मौजूद है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में। आज के मुद्दे में आज हम बात संसद की कर रहे हैं। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण दिन था आज, और किस तरीके से जब पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल की अगर बात की जाए तो वहां से जब तमाम सांसद मार्च करते हुए नई संसद की तरफ जा रहे थे, उससे पहले सेंट्रल हॉल में क्या कुछ कहा आज प्रधानमंत्री ने, वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं। सांसदगण, आज विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान गुटनिरपेक्ष देश के रूप में रही। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है, और इसलिए उस समय गुटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी। आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं, जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। ये शायद विश्व में एक भारत ने, और दूरी नहीं, हो सके उतनी निकटता, उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका लाभ आज भारत को हो रहा है। भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है, और आज विश्व की ये जरूरत है। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम G20 में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज बनकर के उभरा है। ये बीज G20 समिट में जो बीज बोया गया है, मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, जिसकी साया में आने वाली पीढ़ियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेगी। ये मुझे विश्वास है। आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं। संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं, और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं एक आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं, तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए।
वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय कार्यवाही को बड़ा महत्वपूर्ण बताया और अमृत काल में जिस तरीके से भारत को अब आगे बढ़ना है उसमें संसद की क्या भूमिका है ये प्रतिपादित किया। We all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall and move to the new one. Traversing over 7-decade journey from Samvidhan Sabha to the present day in Amrit Kal, these hallowed precincts have witnessed many a milestone. Honorable members, from tryst with destiny at midnight of 15th August 1947 to unfolding of innovative, impactful, forward-looking GST regime at midnight of June 30, 2047, and now this significant day. In this very central hall, the members of the Constituent Assembly embarked upon the journey to accomplish the daunting task of drafting the Constitution of India. Deliberations in the Constituent Assembly in this theatre exemplified decorum and healthy debate. Contentious issues were negotiated in a spirit of consensus with scholarly debate and spirited deliberations. Honorable members, we all need to emulate the exemplary conduct of our founding fathers. The new building of Parliament, a testament to dawn of Atmanirbhar Bharat, is much beyond an architectural marvel. It is a reflection of India's rich cultural diversity, a symbol of national pride, unity, and identity. Impactfully organized G20 resulted in demonstration of India's global power. The new building of Parliament, Bharat Mandapam and Yasho Bhumi are the most recent infrastructure masterpieces competing with the best in the world. These iconic venues are set to play a pivotal role in shaping India's tomorrow. Honorable members, time has come to give up once and for all the premise of justifying transgression of conduct and outrageous disregard of rules in the temples of democracy by making reference to past instances. As we march into the new Parliament building, we must enhance cooperation and consensual approach. Time for us to bid farewell to confrontational stance and resolve to ever keep national interest uppermost. वहीं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता जो हैं उन्होंने किस तरीके से सदन के महत्व को प्रतिपादित किया और विपक्ष का सहयोग किस तरीके से होना चाहिए सदन के अंदर और देगा ये भी बताया। जो विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला और वही विरासत को आगे ले चलते नया संसद में हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रयास करेंगे, यही मनसा के साथ ये नया सदन में पाए रखे हैं। मैं ये पहली बार इसके अंदर आते हैं किसी ने पूछा था कि एक बार चलो नया सदन को देख लिया करो। मैंने कहा नहीं, अगर जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सदन के हर कोने से परिचित होंगे। वीरेंद्र व्यास जी, किस तरीके से आज का दिन देखें? बहुत महत्वपूर्ण दिन भारत की संसद के लिहाज से। पुरानी संसद से नए संसद का रुख किया गया, पैदल मार्च करते हुए वहां तक सारे सांसद प्रधानमंत्री की अगुवाई में जाते हुए दिखाई दिए। कैसे याद किया जाएगा आज 19 सितंबर साल 2023, कई वर्षों तक? आदित्य जी, भारत के संवैधानिक इतिहास में आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य रहेगा और भारतीय संसदीय इतिहास की जो यात्रा है
यह उसके अतीत से लेकर वर्तमान तक की एक यात्रा का समय है, जिसे इसे अमृतकाल में पूर्ण किया जा रहा है। भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भारत ने इस समय जो उपलब्धियां अभी हाल ही के समय में प्राप्त की हैं, उन पर सहज ही गर्व किया जा सकता है। चंद्रयान पर हमारी सफलता से पूरी दुनिया चमत्कृत है। जिस तरीके से G20 की मेजबानी भारत ने की है, उससे पूरा विश्व समुदाय हमारी ओर आकर्षण और एक सम्मान की नज़र से देख रहा है। ऐसे समय बदलाव के इस दौर में इस नई संसद की ओर हमारा प्रस्थान परंपराओं और यादों को लेकर एक नए समाज, एक नए लक्ष्य को प्राप्ति का, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि यह लक्ष्य से सिद्धि के मार्ग का ही एक प्रस्थान बिंदु साबित होने वाला है। एक चीज और सर, बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री के आज के भाषण को अगर देखें, जो सेंट्रल हॉल में दिया, जिसको अब संविधान सदन के तौर पर जाना जाएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सेंट्रल हॉल का भाषण हो, चाहे वो राज्यसभा में दिया हुआ भाषण हो या कल पुरानी संसद में दिया हुआ भाषण हो, तीनों भाषण में प्रधानमंत्री का फोकस यही था कि हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। राजनीतिक विरोधाभास हो सकता है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, विचारों में विरोध हो सकता है, लेकिन देश के लिए सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। और यही आह्वान तमाम सांसदों से, तमाम जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, उनसे प्रधानमंत्री ने किया है। यानी कि साफ है कि प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा है कि जब भवन बदला है तो भाव भी बदलना चाहिए। और ये भाव बदलने का यही तात्पर्य है कि जो राष्ट्र की अभिलाषाएं और आकांक्षाएं हैं, वह दलीय संकीर्णताओं से ऊपर हैं और दलों को भी इस रूप में सोचना चाहिए कि राष्ट्र प्रमुख है और बाकी सब कुछ गौण है। आज प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि यह जो पवित्र स्मारक है, यह जो पवित्र स्थल है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और जो उनकी लक्ष्य है उनका प्रतीक है। और हमको दलगत राजनीति से ऊपर यह राष्ट्रीय लक्ष्यों को समर्पित अपने व्यवहार को, अपने आचरण को और अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ाने वाले कार्य के रूप में इस कार्य को देखना चाहिए। संविधान सदन नाम दिया गया है उस सेंट्रल हॉल को, जहां अब तक हम देख रहे थे कि कई बार कई सभाएं होती थी, कई महत्वपूर्ण चीज़ें, जीएसटी जैसा रात को 12 बजे हमने वेल वहाँ से निकलते हुए देखा है। संविधान सदन के पीछे की भावना आखिर क्या है और किस तरीके से ये संविधान सदन आने वाली कई पीढ़ियों को भारत के संविधान को याद दिलाएगा, भारत के संविधान के निर्माताओं को याद दिलाएगा। अगर संक्षेप में ये कहते हैं कि भारत का संसदीय इतिहास 1947 से शुरू हुआ, तो ये उतना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत की संसदीय यात्रा आज़ादी के कई वर्षों पहले से प्रारंभ हुई है। और इस महत्वपूर्ण सदन ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों को होते हुए देखा है, इतिहास को बनते हुए देखा है, इतिहास रचते और बदलते हुए देखा है। उन भावनाओं को अपने में समेटकर जब हम आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अमृतकाल में लक्ष्य सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिस संविधान सदन का नाम देना या उस कक्ष को उस रूप में याद करना, ये हमारे संविधान निर्माताओं के साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में शरीक उन सभी लोगों को भी एक श्रद्धांजलि है। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ये तय हुआ कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पार्लियामेंट में आएगा, इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो आज लोकसभा में रख दिया गया है। और कितना महत्व इसका है, 33% आरक्षण जो है वो अब भारत की संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं को मिलने जा रहा है। किस तरीके की तस्वीर बदलेगी, किस तरीके से सदन के अंदर इस बिल को रखा गया, ये आपको बताते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। वहीं प्रधानमंत्री ने इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कहा कि यह अधिनियम भारत की मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर इससे पहले भी कई बार चर्चाएं हुई, इसको लाने के प्रयास किए गए, लेकिन प्रभावी तौर पर अगर देखें तो कुछ सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आ पाया। आखिर ये है क्या? ये सबसे पहले इसका पूरा इतिहास आपको समझाते हैं। दरअसल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें तो साल 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने कई बार जो है इस बिल की अगर बात करें तो उस पर चर्चाएं भी हुई ताकि महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ सके। महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश कई बार उस समय की एनडीए सरकार ने की, और लेकिन लगातार संसद में गतिरोध देखने को मिला। पहली बार 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में कानून मंत्री एम थम्बीदुरई ने इस विधेयक की अगर बात की जाए तो इसको सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। अटल सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 की अगर बात करें तो 23 दिसंबर 1999 को इस बिल को पेश किया, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद साल 2000, 2002 और 2003 में भी विधेयक को पारित कराने की कोशिशें हुई, साल 2002-2000 में भी, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन के बावजूद ये पारित नहीं हो सका। कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन भी था लेकिन पारित नहीं हो सका। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था इसमें होगी। महिला आरक्षण विधेयक लंबे समय से संसद में लंबित था, जिसे अब एक बार फिर लाया गया है। 2010 में ही इस बिल को राज्यसभा से पारित किया जा चुका था, लेकिन अब तक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। वहीं 12 सितंबर 1996 को एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण बिल की अगर बात करें तो उस पर बात की। उस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। सरकार में शामिल जनता दल और अन्य कुछ पार्टियों के नेता महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। इस विरोध की वजह से इस विधेयक को सीपीआई की गीता मुखर्जी की अगुवाई वाली संयुक्त समिति के समक्ष भी भेजा गया। यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ है, जिस पर अब एक बार फिर एनडीए की सरकार जो इस वक्त केंद्र में है वो लेकर आ रही है। बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया है और 18 सितंबर यानी कि कल 18 सितंबर 2023 को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई। मंगलवार को पीएम मोदी ने नए संसद भवन में इसका ऐलान भी जो है वो कर दिया है।
नारी शक्ति वंदन की अगर बात की जाए, महिला आरक्षण को लेकर कई सालों से प्रयास चल रहे हैं। अब 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, इसको लेकर एक बार फिर एक कदम आगे बढ़ाया गया है। कैसे देखें भारत की इस बदलती हुई तस्वीर को कि अगर ये पास हो जाता है इस बार इस सत्र में, तो किस तरीके से भारत की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी? भारत का राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है और इसमें महत्वपूर्ण महिलाओं की भूमिका निरंतर होती जा रही है। हमारे स्टार्टअप्स हों, हमारी महिला मंत्रियों के कार्य हों या जिन राज्यों में महिलाओं के पास नेतृत्व है उनका हम मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है और उससे भी बढ़कर महिलाओं का राजनीति में एक रुझान बढ़ा है। यह एक रचनात्मक बात है और यह भारत की राजनीति को बदलने वाला कदम साबित होगा। अधिक संख्या में राजनीति में महिलाओं का आगमन न सिर्फ इसकी शुचिता और संवेदनशीलता को बढ़ाएगा, बल्कि मुझे लगता है कि राजनीति में अधिक गंभीरता और अधिक जिम्मेदारी का भाव भी महिला आरक्षण के माध्यम से आएगा, ऐसा मुझे विश्वास। सर, एक चीज़ और यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है इस वक्त, क्योंकि कई सरकारों ने कोशिश की, हमने अभी बताया दर्शकों की, कई बार इसके प्रयास हुए इसको लाने के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं विरोधाभास रहे। आज हालांकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम जानते हैं कि हमारे विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन राज्यसभा में हमारा अनुभव बहुमत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छे मन के साथ बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए कई बड़े काम हमने राज्यसभा से करवाए हैं। ये एक संकेत और राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी महत्वपूर्ण रही इस बिल को यहाँ तक लाने में। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि हमको दलगत इच्छाओं से, दलगत विचारधाराओं से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के योगदान की भी चर्चा की, जो स्टार्टअप सब लेके चंद्रयान मिशन तक में था, और उन्होंने कहा यह सही समय है जब हम नेतृत्व की बागडोर महिलाओं को सौंपें। और उन्होंने कहा कि यह दलीय बात नहीं है, यह राष्ट्र की और मातृशक्ति की बात है, और इसलिए उन्होंने उन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर इस बिल के पुरजोर समर्थन की बात कही। तो मुझे लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है और सकारात्मक वातावरण भी है जो महिला बिल के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहा है कि इसे संभवतः इस बार सदन में कामयाबी मिले। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है सर, बहुत अच्छे नोट पर आपने अपनी चर्चा को विराम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के मुद्दे में बेबाकी के साथ इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कल के मुद्दे के साथ। लेकिन आज का दिन भारतीय संसद के लिहाज से अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण था, और नारी शक्ति वंदन की अगर बात की जाए, यानी कि महिला आरक्षण की अगर बात की जाए, तो इस सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। उम्मीद है इस देश की तस्वीर अमृतकाल में, यानी कि अगले 25 सालों की अगर बात की जाए तो बदलती हुई दिखाई देगी। फिलहाल हमारे आज के मुद्दे में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।